हेलो एंड वेलकम तथास्तु फैमिली। आज हमारे साथ एक बहुत ही जुझारू और बहुत ही साहसी एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं, जिनकी कहानी सुन के इंस्पिरेशन के साथ साथ एक अपने अंदर एक ताकत सी भी आती है कि जब शिव कुमार इतनी मुश्किलों के बाद एक जीत हासिल कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते, बाकी कैंडिडेट्स क्यों नहीं कर सकते। सो हेलो एंड वेलकम, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन शिव, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। बढ़िया मैम। आपकी 933 रैंक आई है इस बार। जी मैम। तो मुझे बताएं कि आज यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी? मैम काफ़ी चैलेंजिंग, स्ट्रगलिंग और इनरिचिंग एक्सपीरियंस वाइज रहा काफ़ी कुछ। कैसा, जैसे शुरुआत से बताएं कि जब कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपने पढ़ाई करी, कैसे उस वक्त पे माहौल रहा? जी मैम। मैम मेरा जन्म बिहार में समस्तीपुर में हुआ था। तो एक साधारण जो मेडियोकर लैंडलॉर्ड फैमिली थी वहीं पर। और मेरे फादर मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो बिहार समस्तीपुर से ही बिलोंग करते थे। बट आई हैव बीन ब्रॉट अप एंड एजुकेटेड इन गोंडा यूपी। ओके। तो फादर जिस समय सर्विस में आ गए इंडियन रेलवेज में, तो वो माइग्रेट कर गए गोंडा यूपी में। एंड विद वन स्ट्रोक ऑफ हिज मूवमेंट मेरे जितने भी दादा दादी, नाना नानी और जितने भी रिलेटिव्स थे वो एक ही स्ट्रोक में मेरे से दूर हो गए। तो मतलब एक लाइफ ऐसी थी कि माइग्रेशन तो फादर ने किया, लेकिन साथ ही साथ कहने के लिए वहाँ पर यूपी गोंडा में मेरा पेरेंट्स के अलावा कोई रिलेटिव नहीं था। हाँ, तो थोड़ा परेशानी उस तरीके से आपको महसूस हुई। जी मैम। अच्छा, फिर जैसे पढ़ाई हो गई तो उसके बाद आपने सीधा यूपीएससी के लिए तैयारी करी या किस तरह से आपने अपने करियर के बारे में सोचा था? मैम मैं करियर के लेके शुरुआत में मैंने एसएससी की एग्जामिनेशन दी, तो उसमें मेरी 13th रैंक आई थी और मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में फूड क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर भी 1.5 साल सर्व किया। जिस समय मैं सर्व कर रहा था उसी समय मेरी असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हो गया था बीएसएफ के लिए। देन आफ्टर मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। और आफ्टर दैट मैम मेरी उसमें इंजरी आ गई थी, कुछ स्पाइनल इंजरीज भी थी और ये लेफ्ट लेग की भी इंजरीज थी। हम्म। तो उसके अलावा हियरिंग लॉस भी मैम मेरे को हो गया। तो ये कैसे ट्रेनिंग के दौरान, मतलब इतनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है कि इस तरह की इंजरीज आई? मैम बेसिक ट्रेनिंग में तो उतनी कोई खास इंजरी नहीं आई थी, बट कमांडो ट्रेनिंग में मैडम कोई मेरा ही साथ का कोई बंदा था, तो टेक्निकली वो फेल होना था। तो ड्यू टू सम इंजरीज वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, एक्सरसाइजेस थी और सारी चीज़ें थी। तो इंस्ट्रक्टर्स का कुछ ऐसा था मैडम अनफॉर्चुनेटली कि जहाँ 4,000 लोग अच्छे होते हैं, 4 लोग ऐसे भी होते हैं कि जो रीजनलिज्म और बाकी चीज़ों को फैक्टर्स को अपने कंसीडर में रखते हैं। तो जिस बंदे ने फेल होना था और जिन बंदों ने फेल होना था उनकी जगह पे मुझे फेल कर दिया। और आफ्टर दैट मैम 2 वीक के लिए जो मेरी जो ट्रेनिंग एक्सटेंड हुई उसमें डॉक्टर्स ने मेरे को डायग्नोज किया था कि माइनर इंजरीज थी जो कि विद टाइम ठीक हो जाएंगी। बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पाई गई कि दे वर वेरी ग्रेव एंड सीरियस इंजरीज और दे आर नॉट गोइंग टू बी ट्रीटेड एनीवेयर। मतलब ये गलत, जिसे कहना चाहिए मेडिकल, उसकी वजह से आपका थोड़ा बिगड़ गया केस। जी मैम, मेडिकल डायग्नोसिस भी गलत हो गया और जो इंस्ट्रक्टर्स थे वहां पर के उन्होंने थोड़ी फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म भी कर दी, साथ ही साथ रीजनलिज्म के। तो जैसे एक सोल्जर, मतलब मैं तो सोल्जर ही समझती हूँ, जो बीएसएफ वालों का जो पूरा मतलब बहुत मुश्किल ट्रेनिंग और बहुत मुश्किल एनवायरनमेंट में वो लोग सरवाइव करते हैं, लड़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो उस दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ट्रेनिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस था, मतलब चोट वाला तो एक है ही है, लेकिन उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बीएसएफ का मैम काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
एक ट्रेनिंग का पार्ट छोड़ दीजिए, उसके अलावा तो मुझे मेजोरिटी में जो फील्ड में सीनियर्स मिले, कलीग्स मिले, जूनियर्स मिले, मेजोरिटी ऑफ देम वर वेरी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट एंड पेट्रियोटिक टाइप ऑफ पीपल। और मतलब कि वो दिन भर 24 घंटे देश के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। इस तरह के लोग जो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं और हर बाउंड्री, हर जो लिमिट है उसको क्रॉस करने के लिए तैयार है देश के लिए। ऐसे ही लोग, तो उन्हीं के कारण तो भारत बचा हुआ है। जी मैम। तो मैंने आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हम लोग देख रहे थे, तो आप एक हाथ से राइफल्स चला रहे हैं, और ये जो मतलब शायद मूवीज में जो हीरोज करते हैं वैसे हीरोइक पूरी आपकी पूरी एक रेजीम है। तो जी जी। मतलब कैसे आप उस वक्त पे ये सब कर रहे थे, और फिर जब आज ऐसा लगता होगा कि शायद वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कहीं पे कुछ एक डीमोटिवेशन जैसा महसूस होता है, या लगता है कि नहीं ठीक है, वो अलग जिंदगी थी, ये अलग जिंदगी है? मैम वो तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि थोड़ी सी डिमोटिवेशन भी हल्की सी फील होती है कि मैं ही कहीं था कि डेली दिन भर में 16-17 किलोमीटर भी पहाड़ियों पे चल लेता था, और एक दिन में लगभग हाईएस्ट मैंने 16,000 फुट तक की चढ़ाई की थी। और आज की ऐसी सिचुएशन है कि प्लेन में भी मुझे जाने के लिए इस वॉकर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मुझे सीढ़ियों में चढ़ने में दिक्कत आती है, जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है उसके लिए भी दिक्कत होती है। जो आदमी पहाड़ियाँ भी देख लेता था, और मेरी अब नेक की मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, मैं लेफ्ट राइट ज़्यादा या अप डाउन नहीं देख सकता, मैं सामने ही देख सकता हूँ। बड़ा बड़ा मुश्किल आपको महसूस होती होगी शुरुआत में, तो है ना? मुझे लगता है शायद अपने आप से पीस बनाना भी बड़ा मुश्किल होता होगा। जी मैम, लगता था कि पता नहीं क्या मैंने गलत कर दिया, या कई लोग कहने लगे कि पिछले जन्म का कोई पाप हो या इस जन्म का कोई पाप हो, इस तरीके का आदमी को। या फिर जिस समय कमांडो में करने के बाद दोनों पैर में प्लास्टर बंधे थे मेरे, और पता लगा कि जितने भी ऑफिसर्स थे उनमें से सिर्फ एक मैं ही फेल हूँ, फिर इंजर्ड भी हूँ, फिर डिसेबल्ड भी हो गया, प्रमोशन भी नहीं होना है जैसी सीनियरिटी की पॉलिसी है और जो प्रमोशन की पॉलिसी है उसके एज पर। तो ऐसा लगे कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही एक गलती है मेरे अंदर ही कि मेरे साथ ही बार बार ऐसा कुछ हो रहा है। फिर बार बार लोग मना करें कि सुसाइड मत करो, या फिर सुसाइड की क्लासेस वो लेने के लिए कहने लगे। तो ऐसे लगे कि बार बार जब कोई चीज उसी चीज के लिए कह रहे हैं ना कि बार बार सुसाइड मत करो, तो वैसे तो मेरे ध्यान में नहीं आ रहा था वो चीज, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि ये कह रहे कि नहीं करो या कर लो। हाँ, इस तरीके का मेरे को लगे। मतलब कई बार ना, मतलब जिस डायरेक्शन में हम सोच भी नहीं रहे, जी कई बार सोसाइटी, कई बार लोग उस दिशा में सुचवा देते हैं, जी। है ना? वो कई बार सिंपैथी गलत दिशा में चली जाती है, वो एम्पैथी ना रह के सिंपैथी हो जाती जी मैम। है ना? वो एक परेशानी का मामला है। पर आपने बहुत हिम्मत दिखाई। तो जैसे जब ये इंजरी हो गई और आप वापस आए, तो पहले तो बीएसएफ का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मैम, अपार्ट फ्रॉम द कमांडो ट्रेनिंग, बीएसएफ का मेरे ऊपर बहुत ही कितना है सपोर्ट रहा। मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग्स, बीएसएफ एज ऑर्गेनाइजेशन, मेरे जूनियर्स, मैं सबके प्रति थैंकफुल हूँ। मैडम, मेरे सीनियर्स जो मेरे कमांडेंट सर थे, श्री विनोद कंडपाल, श्री चरत सिंह तोमर, इसके अलावा डीसी मनोज सर, आईजी निर्मल सिंह कठात सर, सुनील सर आईपीएस, और बाकी जितने भी थे, एमपी सिंह सर डीआईजी सर, और निर्मल सर आईजी सर, सबका, और अमरजीत सर, सबका सहयोग रहा मैम। मतलब मैं जहाँ पे भी जाता था तो ऐसा था मैम कि मेरे जाने से पहले ही वहाँ पे गाड़ियाँ की जो अरेंजमेंट होती थी वो मिल जाता। मैं दोनों पैर में प्लास्टर बंधे हुए थे, तो ऐसा था कि बाथरूम करने के लिए भी किसी पे डिपेंडेंट रहना पड़े, तो एट दैट ड्यूरेशन अटेंडेंट की व्यवस्था कराना, इसके बाद ऑफिसर मेस में बुकिंग कराना, ट्रेन की रिजर्वेशन कराना, छुट्टी की एक्सटेंशन कराना। और 2019 में मैम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इलेक्शन भी था लोकसभा का,
तो उस समय 5 कंपनियां हमारे बटालियन की आउट हो रखी थी। और मैं जब कभी बॉर्डर पे फ़ोन भी करूं किसी के पास, किसी सीनियर के पास या कलीग के पास, तो कहे कि भाई आदमी तो छोड़ो, यहाँ पे तो कुत्ते बिल्ली जो राशन खाते हैं वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, छुट्टी की तो बात ही मत करो। तो लेकिन फिर भी मेरे सीनियर ने उस एडवर्स सिचुएशन में भी छुट्टियां दी और मतलब सारा कुछ बियर किया और ये कहा कि आप ट्रीटमेंट करा के आओ, जितना भी छुट्टी लगती है आपको, 6 महीने लगे, चाहे 1.5 साल लगे, चाहे 2 साल। लेकिन कुछ ऐसी इंजरीज हो गई थी, जैसे मेरा पैर बिल्कुल तिरछा हो रखा है मैम, और ये एंकल भी, इसमें डिस्प्लेसिया है, तो मैं खड़ा नहीं रह सकता ज़्यादा देर तक बिना सहारे के। और एट द सेम टाइम प्लेनोवाल्गस डिफॉर्मिटी, जो इंडिया में सबसे सुपर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज, उन्होंने मेरे इसमें डिटेक्ट की थी। तो मेरा जो ये फीट है ये बिल्कुल फ्लैट है, जैसे लोगों में आर्च होता है, तो वो मेरा बायलेटरल फ्लैट फीट है, प्लेनोवाल्गस डिफॉर्मिटी। और ये एंकल में डिस्प्लेसिया हो रखी है। तो जैसे लोगों की जो ये होती है ना पटेला नी कैप, ये थोड़ी बड़ी होती है, मेरी काफ़ी छोटी है, वाइबर्ग टाइप 3, मतलब सबसे जो छोटी हो सकती है उतनी। तो ये वेट नहीं बियर कर पाता है, ये पूरा इनस्टेबल है पूरा। इसके अलावा नेक में मैडम मेरे सर्वाइकल सिरिंजो हाइड्रोमाइलिया हो गया, तो इस वजह से इसमें पानी भरा रहता है, C22 C7। इस वजह से मुझे सिर का वजन भी काफ़ी भारी लगता है, तो मेरा गर्दन जो है मेरी नेक, ये हेड की वेट भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। और साथ ही साथ मैडम कुछ भी मैं उठा भी नहीं पाता हूँ, जैसे पीठ पे बैग हो या कुछ और हो, तो काफ़ी ज़्यादा पूरी स्केलेटन की टूट रखी है एक तरीके से। तो काफ़ी इंजरी जो है वो काफ़ी सीरियस टाइप की हो गई मैम। तो जैसे जब ऐसी इंजरीज हुई तो आपने कैसे सोचा कि सिविल सर्विसेज जैसा मुश्किल एग्जाम दिया जाए? मैम ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो एक रास्ता खोल भी देते हैं। तो उस समय मैम मैं जब रिटायर होने वाला ही था, उससे 3 महीना पहले ही ऐसा लोगों ने कहना चालू कर दिया था, जो मेरे सीनियर्स थे, कि भाई तुम कहीं एल्सवेयर जो अपनी अपॉर्चुनिटी है वो तलाशना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ पर से सून यू विल बी बोर्डेड आउट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। तो ऐसे में ध्यान आया कि सिविल सर्विसेज में भी एन अपॉर्चुनिटी, और जहाँ पे मेरे शरीर से ज़्यादा हो सकता हो मेरे दिमाग की भी और मेरे जो हौसले की है उसकी कद्र हो, अप्रिसिएशन हो, कद्र हो। तो फिर आपने तैयारी कैसे करी? तैयारी के दौरान तो बड़े चैलेंजेस आते हैं, मतलब मुझे अच्छे से पता है कि ऐसे गर्दन झुका के पढ़ना और लिखना, और मतलब इतनी बड़े सारे चैलेंजेस रहते हैं अपने आप में। मैं नॉर्मल बच्चों को देखती हूँ, जो नॉर्मल एबल बॉडी बच्चे हैं, कि भाई वो हिम्मत हार जाते हैं, वो थक जाते हैं। तो आपने कैसे कैसे करी तैयारी? मैम उस समय कुछ चीज़ें मैडम मुझे अपने लेवल पे इम्प्रोवाइज़ करनी पड़ गई। जैसे मेरे को पता था कि मैं नीचे भी देख के नहीं पढ़ सकता, और तो मैंने ऐसा किया कि मैंने एक फोल्डेबल आर्म ले लिया, जो एक आते हैं सर मैम न्यूमेटिक वाले, तो उसी में अपना लैपटॉप एडजस्ट कर दिया, तो उसको ऊपर नीचे करता था, गर्दन ऊपर नीचे करने की बजाय। और कोशिश करूं मैम कि जैसे कम से कम बाहर निकलूं, कि ज़्यादा ये अपने स्केलेटन पे, रीढ़ की हड्डी पे या पैर पे दबाव ना पड़े, और एक ही बार में जितना भी कुछ है, अगर दिन भर में कभी जाना भी पड़ रहा है तो सारा काम कर लूं, या फिर मंडे को ही मार्केट में जाऊं तो पूरे फ्रूट्स और ये सब पे डिपेंडेंट हो गया। तो फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा मैं खाता था और बाकी चीज़ों पे थोड़ा कम डिपेंडेंट था। तो मैम यही था कि इसके अलावा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए इसे सुनाई नहीं देता था, तो मैंने वूफर रख लिए। तो जहाँ नॉर्मल आदमी है उनको ईयरफोन से सुनाई देता है, तो मेरे को ईयरफोन से कुछ पता भी नहीं लगता, तो मैं वूफर से सुनता था कान में लगा के। अरे ये सुनाई नहीं देता था मैडम मेरे को पूरा। और इसके अलावा हाथ में मैम मेरे पसीना भी आने लगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, और ये हाथ में अभी भी इतने एसी में बैठा हूँ तो मेरे को पसीना आ रहा है ये पूरा। तो इसकी वजह से पेन पकड़ने में और लिखने में भी काफ़ी दिक्कत आती थी। और ये जो मैडम जितने भी मेरे सरफेसेस हैं जो कि उस तरह के हैं, जो थोड़ा प्लेन टाइप के हैं, चाहे वो फीट का हो चाहे ये हो, सब में पसीना आने लग गया और उसमें बर्निंग सेंसेशन होने लग गए, न्यूरोपैथिक पेन। तो मेरा पैर अभी भी मैडम मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ लेकिन अंदर से पूरा जल रहा है।
और जैसे ये अगर मेरे ओठ जो हैं यहाँ पर, इन पे पूरे बर्निंग के निशान हैं पूरे। तो कभी कभी ऐसा भी हो कि मैम जैसे स्किन है कहीं कोई हिस्सा जल जाए और पता भी न लगे, शुरुआत में ऐसी भी प्रॉब्लम आने लगी। तो ये सब चैलेंजेस थे। फिर इसके अलावा शुरुआत में पैर जब जलता था तो दवाइयाँ काफ़ी खानी पड़ गई। तो फिर मैम एक गाबापेंटिन नाम की दवाई होती थी, वो मेरे को जो डोज होती है उसका 1.5 गुना डोज दिया जाता था, क्योंकि तो नींद बहुत आती है जी। तो उसको खाने के बाद ना मैम ऐसा हुआ कि मेरे को फैटी लीवर 1 हो गया। तो मैं डॉक्टर्स के पास गया मैम, तो डॉक्टर्स ने कहा कि शराब पीना छोड़ दो। मैंने कहा अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की, जो चीज़ शुरू नहीं की उसको छोड़ कैसे दे। तो वो मैडम न्यूरोलॉजिकल जो दवाइयाँ थी वो उसका इफेक्ट था कि न्यूरोलॉजिकल दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, हम लोगों को महसूस नहीं होता, लेकिन हाँ। जी मैम। फिर तो कैसे, फिर आपने जैसे तैयारी करी तो उस दौरान पे घर वालों का या दोस्तों का किसका सपोर्ट रहा? क्योंकि बड़ा मुश्किल है तैयारी करना, उस दौरान बड़े सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मैम ऊपर वाले का सहयोग था और दोस्तों का सहयोग था और गुरुजनों का सहयोग था, जैसे आप लोग हैं, हरिंदर सर हैं और बाकी लोग हैं। इसके अलावा मैम जो परिवार से मैडम मेरे को कुछ सहयोग नहीं मिला, उल्टे परेशानियां ही मिली। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे आज तक अगर मैं कहूँ कि परिवार के लेवल पे कोई भी सपोर्ट मिला हो एज सच कि कोई एग्ज़ाम में या कोई कोचिंग हो गई हो या कुछ ऐसा भी, यहाँ तक कि मेरे फादर की मंथली इनकम जब लगभग 1.5 लाख से ऊपर की है सैलरी अलोन, और उसके अलावा भी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे तो याद नहीं मैम कि पिछले 20 साल में कभी 10,000 का कोई मोबाइल भी दिया हो उन्होंने, या फिर, और यहाँ तक कि मैडम इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी तो ऐसा होने लगा ना कि मुझे फोर्स में सब लोग बताने लगे कि हाँ तुम्हारा मेडिकल बोर्ड चल रहा है, इंक्वायरी थी, अनसूटेबिलिटी के कागज़ चल रहे थे। तो लोग पता लग जाता कि हाँ आपका ज़्यादा दिन यहाँ पे है नहीं, कुल मिला के आप सूनर या लेटर जाना पड़ेगा, रिटायर करेंगे। तो कहीं से 3rd या 4th पार्टी से मेरे घर पे पता लग गया कि ये रिटायर होने वाला। अब जिन लोगों के मतलब मेरे फादर और स्टेप मदर, इसके बाद जो स्टेप ब्रदर और बाकी लोग थे, इन लोगों का ऐसे कभी कोई फ़ोन भी ना आया, कुछ और भी। इतनी इंजरी हो गई मेरे पैर में, दोनों में प्लास्टर बंधा रहा, कभी कोई देखने भी नहीं आया या हाल चाल भी पूछने नहीं आया। और मैम जब ये सब बात आ गई रिटायरमेंट की तो कह रहे हैं कि कुल मिला के रिटायर मत हो, ये नहीं कि हाल चाल क्या है, जी रहे हो, मर रहे हो, या कैसी सिचुएशन है कि जिसकी वजह से तुमको रिटायर होना पड़ रहा है, कि आखिर क्या स्थिति तुम्हारी है। एक तरफ तलवा जल रहा है, पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी पड़ी है, पैर में खड़े नहीं हो सकते, इतनी प्रॉब्लम हो रखी है। और एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि मतलब फादर से तो मेरे 15-20 साल हो गए, मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी 2002 में, मैं 13 साल का था, लगभग 12-13 का था। और एट दैट टाइम मतलब कि तब से लेके मेरे फादर ने कभी मेरे को मौसमी का एक जूस का गिलास भी नहीं पिलाया होगा। और वो कहते हैं कि तुम्हारे मरने पर कितना मिलेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन लगने लगी कि ये तो कभी मेरे थे ही नहीं। ये तो बड़ा ही मतलब बहुत ही, मैं क्या कहूँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास इस सिचुएशन को कहने के लिए, समझने के लिए। ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल समय रहा होगा जो ये एक्सीडेंट और परिवार का साथ ना होना, और फिर आपने हिम्मत करके तैयारी करी। बड़ा मुश्किल, बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने कि सिविल सर्विसेज जैसा एग्ज़ाम जिसके बारे में अक्सर ना मतलब सब सुविधाएं होने के बाद कई बार बच्चे नहीं कर पाते, तो आपने तो इतनी कमी के अंदर उसके साथ किया। अच्छा, ये बोर्ड आउट होना क्या होता है? जैसे बीएसएफ से आपने बताया ना कि बोर्ड आउट हो गए थे, जी। तो वो क्या होता है? उसमें रिटायरमेंट के बाद क्या कुछ सपोर्ट मिलता है सरकार की तरफ से? जी मैम, उसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन और बाकी जो बेनिफिट्स हैं उनका प्रोविज़न है।
लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि रिटायर हुए मुझे 1 साल हो गया, और यहाँ तक कि अभी तो थोड़ा जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और वो सब भी खुद ही बियर करनी पड़ रही हैं प्राइवेट में भी। जबकि मैं उसके लिए ऑप्ट किया था कि मुझे जो CGHS स्कीम है हाँ, उसके लिए मैंने ऑप्ट कर रखा था। तो वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैम कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं कुछ एक आध लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझ के कुछ डिले कर देते हैं, तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है ड्यू टू रीजंस बेटर नोन टू देम। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलेगा, जी है ना? अब निकालना पड़ेगा कि BSF से कैसे करके ये तो स्टार्ट होना ही चाहिए। लेकिन खैर, अब आपका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिविल सर्विसेज को आप और आपसे सिविल सर्विसेज को बहुत एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, जी है ना? और जैसे कहा भी जाता है कि सिविल सर्विस सर्वेंट्स की जो एक फ्रेटर्निटी होती है वो एक दूसरे के सपोर्ट में हरदम खड़ी रहती है। जी मैम। एंड आई एम रियली रियली इंस्पायर्ड, है ना? मुझे लगता है आपको देख के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंस्पायर्ड होंगे अपने जीवन से कि कभी ना हार मानना किसे कहते हैं, और हर बार नए तरीके से उठ के खड़े हो जाना और जीतना, ये भी अपने आप के अंदर एक मिसाल है। और बताएं बाकी, जैसे अभी जब आपको कभी कभी डिमोटिवेशन होता है अगर, तो क्या करते हैं? मैम लाइफ की जो मैंने बहुत कुछ झेल रखा है। ऐसा है कि बहुत सारे लोज मेरे लाइफ में आ चुके हैं, तो वो सब चीज़ें वो दिन ध्यान में रखता हूँ कि जैसे मेरी मदर एक्सपायर कर गई थी, तो मेरी मदर जब एक्सपायर होने वाली थी उस समय काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही थी उनकी। तो मेरे फादर थे, उनसे कुछ हम लोग कहें कि रिक्वेस्ट करें कि इलाज करा दीजिए और जहाँ भी बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके उसके लिए प्रयास करिए कुछ। तो वो कहें छुट्टी नहीं मिल रही है, छुट्टी नहीं मिल रही है, और महीनों महीने तक गायब रहे। और जैसे ही मेरी मदर एक्सपायर कर गई तो शादी के लिए उन्होंने 2 साल की छुट्टी ले ली। तो उसी समय जब शादी उनकी उन्होंने करनी थी तो कहें कि क्या नाम है, एक बार शादी हो जाए फिर लाइफ क्या कहते गुड डेज विल बी अहेड और बाकी चीज़ें। जैसे ही शादी हो गई तो मैं इंटरमीडिएट में था, उनसे 200 रुपये ट्यूशन के लिए मांगे मैथमेटिक्स के लिए। तो वो कहते हैं कि तुम ना, तुम्हारी माँ मेरी इकलौती वाइफ थी और ना तुम मेरे इकलौते बेटे हो, तो मैंने तुम बहुत कुछ और देखना है। और जिनसे उन्होंने शादी की उनके एज में मेरे एज में डिफरेंस नहीं था, तो वो भी नाबालिग ही थी मेरे ख्याल से, जो मेरा असेसमेंट है। और उस टाइम पे जाके इतना मतलब कि स्ट्रगल था कि मदर की पेंशन भी आ रही थी, वो भी उन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया। उन्होंने बताया नहीं कि उन्होंने शादी कर रखी है गवर्नमेंट को, और वो सारा पेंशन विड्रॉ करते रहे जिसके हम लोग लीगली हकदार थे। हाँ, एज अ सन आप तो मतलब आपको तो मिलना चाहिए था उसका पूरा। और इवन एट दैट टाइम मैम, जब उन्होंने एकदम विड्रॉ अपना सपोर्ट कर दिया, तो एक तरफ हम यूपी में जहाँ पे थे वहाँ पे मैम मेरा कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेटर्निटी वैसी नहीं थी। एक तो पढ़ने लिखने वाला स्टूडियस लड़का जो कि 7th 8th में अपने स्कूल में टॉप कर रखा हो। उसके बाद ऐसा टाइम आया कि मैं 99 नंबर मेरे मैथ्स में थे 8th और 9th क्लास में। वो सीधे मैडम मेरे 83 हो गए 10th में, और 12th में जाके वो सीधे 33 हो गए जबरदस्ती। जी मैम, क्योंकि मेरे स्कूल में मैथमेटिक्स का टीचर नहीं, और मैंने इनसे पैसे मांगे तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और एट दैट सेम टाइम जो स्टेप मदर हैं उनके लिए उन्होंने 30 लाख की प्रॉपर्टी कहीं पे खरीदी। और जो मेरी मदर की नौकरी थी, सरकारी नौकरी मृतक आश्रित की होती है, डिसीज डिपेंडेंट की। देखिए मैडम कि वो भी उन्होंने कागज में जिनसे शादी की उनको अपनी बेटी दिखा दिया। एज वाइज तो थी ही थी,
कागज में उनको अपनी बेटी दिखा दिया और नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया मृतक आश्रित की। बाद में मैम वहां से विभागीय जांच हुई, तो जब वो जांच करने के लिए आए तो मेरे मोहल्ले में लोगों से पूछे, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, इनकी तो कोई डॉटर थी नहीं, 2 बच्चे ही हैं। और वो तो उन लोगों ने मेरी हालत देखी और सारा कुछ। तो उसके बाद, और जबकि उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए कि ये कुछ पढ़ लिख के कहीं कोई एग्जाम क्रैक कर जाए या कुछ, जो स्टेप मदर थी। और एट द सेम टाइम मैडम सीबीएसई का एग्जाम थोड़ा उसमें मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है और यूपी बोर्ड वाज एट दैट टाइम स्लाइटली लिबरल। तो ऐसा था कि हमारे स्कूल के कुछ बच्चे थे, वो सीबीएसई बोर्ड में होने के बावजूद भी वो यूपी बोर्ड में उन्होंने नाम लिखा रखा था कि यहाँ पे अगर फेल हो भी जाएं तो वहां पास हो जाएं। वहां पास हो जाएं। इन्होंने यूपी बोर्ड में, जहाँ पे कुछ लोग ऐसे उस समय पे होते थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेके पास कराते थे, या कुछ ऐसी जगह सेंटर्स थे जो फार फ्लंग एरियाज में जहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चीटिंग होती हो, वहां पे एग्जाम कराते थे। इन्होंने वहां पे नाम लिखा रखा था। अब सोचने की बात ये थी मैडम कि जो क्लास में मेरे लड़के लड़कियां थे, जो मेरे क्लासमेट्स थे, वो मेरी स्टेप मदर के भी क्लासमेट्स थे। और ये सिचुएशन थी कि वो उधर से बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास आ रही है, उसी को लेके मेरे को टीज भी कर रहे हैं, टॉन्ट भी कर रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे हैं। पूरा मतलब मेरे लिए मेंटल हैरेसमेंट हो गया है पूरा मैडम, चैलेंजिंग। और खाना पीना हर चीज़ की कटौती, ब्रेकफास्ट तो मिलता ही नहीं था मैम कभी भी। और मेरी जो लंच भी कुछ नहीं मिले घर से, कभी 10-5 रुपए मिल गए तो बाहर कुछ खा लिया तो खा लिया, या फिर लंच में दोस्त जो थे 2-3 थे मेरे, राहुल प्रताप सिंह था, विवेक जायसवाल, आशुतोष पांडे, ये सब थे। तो ये लोग अपना टिफिन शेयर कर दिया करें। उनको पता था कि मेरे घर की स्थिति क्या थी और मैं कितने चैलेंजिंग टाइम से जा रहा था। और जहाँ पे मेरी मदर थी, एक तरफ फादर आ गए यहाँ पे यूपी में, और एट द सेम टाइम मेरी मदर सर्विस नहीं करना चाहती थी, उनको प्रेशर किया सर्विस के लिए। तो ऐसा था कि एक तरफ तो सारे रिश्तेदार मेरे लिए ख़त्म ही हो गए कि हाँ, वो बिहार में रह गए, मैं यूपी में आ गया। फादर के पास हमारे लिए कभी समय नहीं था। ही वॉज ऑलवेज बिजी डूइंग आई डोंट नो व्हाट। और जो मदर थी, शी वॉज वेरी केयरिंग, जेंटल एंड बेनिवोलेंट टाइप ऑफ पर्सन। तो मैंने अपने पिता की कभी किसी से प्रशंसा नहीं सुनी, और मैंने अपनी माँ की कभी भी किसी लेडीज से कहीं भी बुराई नहीं सुनी, जितने भी थे मतलब अगल बगल में। मेरे फादर की कभी भी कोई भी। तो ऐसा सिचुएशन था मैम कि कभी खाने से पेट भरे और कभी पिटाई से पेट भरे, कभी बुक्स जो होती हैं, कॉपी, ये सब जरूरी चीजें थी, वो भी उसको नजरअंदाज कर रहे थे। और ही मतलब जमीन के पीछे तो पता नहीं क्या ऐसा था कि जमीन मेरे को खरीदना ही है। हर साल कुछ 10-20-30 लाख का जमीन मतलब कटौती में करके हम भूखे रह रहे हैं और उस तरीके का। लेकिन उनकी जो भूख थी वो कहीं ख़त्म नहीं हुई। और मेरी मदर जो थी, उनको भी रेलवे का पास दे देते थे। सुबह में 5 बजे खाना वाना बना के चली जाती थी और रात में 10-11 बजे आया करें। ड्यूटी जो था वो काफ़ी दूर था, बस का भाड़ा भी शायद नहीं देते थे। और वो जो जब ट्रेन आया करे तो ट्रेन के साथ ही मतलब कि वो आए। तो उस समय इतना चैलेंजिंग टाइम था मैम कि ना फादर देख रहे हैं, ना कोई रिलेटिव है यहाँ पे। मदर भी आती है थकी हारी 10-11 बजे, और फिर मतलब कि कुछ भी नहीं था हम लोग के पास। जैसे कहते हैं कि वर्किंग वुमन, और ये लोग तो बाहर से सोच रहे होंगे कि अरे इनके फादर तो सर्विस में है, मदर सर्विस में है, पता नहीं घर में क्या खुआ ही बन रहा होगा और सब बाकी चीजें सब छान के खा रहे होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन की दिन भर में एक टाइम भी खाना अगर नसीब हो जाए तो वो, और हर चीज में फादर की इतनी दखलंदाजी कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सा कपड़ा लेना है। अब स्कूल में भी जैसे घर में एक डिटर्जेंट भी जो है इस्तेमाल करना है, कहीं मदर ने महंगी वाली कर दी तो मतलब एक जैसे होता है ना कि मुझे और मेरी मदर
तो मेरी मदर की शायद कुछ एज ज़्यादा थी, तो बाद में जब मेरी मदर एक्सपायर कर गई तो उनकी मेरी दादी से झगड़ा होने लगा, तो उनके मुंह से बात निकल ही आई कि जो सच्चाई थी उनके मन में थी। तो ये कहने लगे कि ऐसे थोड़ी ना शादी होती है, मेरे लिए देखने गए थे तो क्या देख किए थे या कुछ और, इस तरीके से उन्होंने बोला। तो उनके मन में जो भी था, जब उन्होंने शादी भी की तो अपने से लगभग काफ़ी ज़्यादा कम एज की लड़की से की, जो कि प्लस माइनर। तो उस समय ऐसा सिचुएशन आने लगा कि मतलब कि मेरी मदर की एज मेरे फादर से 3-4 साल बड़ी थी, मुझे जो लगता है मेरे को। तो शी वाज हैविंग दैट ग्रज, और उस समय डोरी और ये सब चीज़ें प्रैक्टिसेस काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी और इन द नॉर्दर्न बिहार। तो डोरी जो इनके थे फादर और अंकल्स जो थे, उन्होंने रिसीव की और मिस अप्रोप्रिएटेड एट देयर एंड। तो ये बात इनके मन में शायद रह गई, और वो पनिशमेंट जो थी वो हम लोगों को दे रहे थे। इवन मेरे एक पड़ोसी थे बगल में एक, तो उनके सामने जाके मेरे फादर ने ये भी स्टेटमेंट दिया था। तो उन्होंने बाद में मेरे को मदर को बताया, और मेरे को भी बचपन में अच्छे से याद है। उन्होंने कहा कि ये दोनों तो लड़के हैं, अगर लड़की हो गई होती तो मैं तो इसको डिवोर्स दे देता। तो मेरी मदर तो एकदम बचपन से ही हम लोगों को इस तरीके से पाल रही थी कि कुल मिला के भाई इस आदमी पे कहीं कोई ट्रस्ट करने लायक है नहीं भाई। जब तक इनका हम मेरे से चाहे तुम लोगों से स्वार्थ सिद्धि हो रही है तभी तक ये साथ हैं, नहीं तो फिर तो ये जो है पल्ला झाड़ के किनारे हो जाएंगे। किनारे। बड़ा मुश्किल समय मतलब आपने देखा है जी ना। मैम। तो अब आप जैसे अब बहुत जल्दी आप एक सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, जी है ना। मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छी एक ये बात आपके साथ है कि आप इस साल सेलेक्ट हो गए हैं, जी मैम। है ना। तो अब आप जब ये सेलेक्ट हो गए हैं और आपने बहुत सारी जीवन की सच्चाइयाँ या जीवन की जो कटु सच्चाइयाँ देखी हैं, अपने आप से एक्सपीरियंस करी हैं, तो एज अ सिविल सर्वेंट आप एक क्या विजन लेके जा रहे हैं सर्विसेज में? मैम मैं ये विजन लेके जा रहा हूँ ना कि सिर्फ लकीर का फकीर या फिर कागजों का मुरीद नहीं होना है मैम। अब कागज की अगर बात कीजिए तो मैं तो यूपीएससी का फॉर्म भरता हूँ या कहीं भी भरता हूँ, तो एक तरफ मैं फादर का इनकम भरता हूँ 25 लाख रुपीज़ या मोर देन दैट, और ऑन ग्राउंड में भी 500 करोड़ भी हो सकती है। लेकिन ऑन फैक्ट अगर मैं आप ऑन ग्राउंड देखिए, मैं तो बीपीएल से भी मेरी बुरी स्थिति है। कि जो अगर कहीं जो मनी है उसका कहीं कोई ट्रांजैक्शन तो मेरे पास नहीं हुआ मैम। ये 20 साल में मेरे फादर ने पता नहीं कितने मकान और घरवास कर डाले, और क्या नाम है कितने होली दिवाली आ गए, मुझे तो एक रुमाल भी नहीं याद है कि मुझे मिला हो। तो मैम कई बार ऐसे बात होती है कि कोई बंदा डिजर्विंग हो या फिर कोई बंदे को नीडी हो, उसकी जो सिचुएशन है उसकी ऑन ग्राउंड कुछ हो, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई तुम्हारे पास तो कागज ही नहीं है भाई तुम्हारे फादर की तो इतनी इनकम है या कुछ और है। सामने वाले को ये भी तो देखना चाहिए ना कि हाँ भाई अगर इसकी इतनी सिचुएशन नहीं होती खराब तो ये हमारे पास तक तो नहीं पहुंचता। सही बात है। नहीं तभी तो, वरना कंप्यूटर ना रख लेते। जी मैम। अगर सरकार को ऑफिसर्स की जरूरत ना होती या एक व्यक्ति जो दिल से सोच सके, अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो कंप्यूटर्स रख लेते। उनसे ज्यादा ईमानदार कौन है? जी मैम। है ना। तो लेकिन एक चाहिए, दिल से सोचने के लिए एक व्यक्ति चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मतलब मैं बहुत आशा करती हूँ आप एक बहुत बढ़िया ऑफिसर बनेंगे, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू मैम। सो मच शिव कुमार। एंड अच्छा, आप अगर कुछ बच्चों को कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने जीवन से, क्योंकि आपको बहुत लोग सुनेंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहीं एक निराशा के पड़ाव पे होता है, और आपने अपने जीवन से जो सीखा अगर आप वो उसके साथ शेयर करें तो शायद उसके जीवन में भी आशा आ जाए। जी मैम यही कहूँगा 2 चीज़ें। एक तो मैंने अपनी कोट लिखी है, आई हैव फेथ एंड बिलीफ इन वन पर्सन, वन वर्ड, वन लेटर, एंड दैट इज़ आई। इसके अलावा मैम ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को चाहे पैर हैं चाहे पैर नहीं है, या कुछ भी हो, या हाथ है या हाथ नहीं है, लेकिन वी आर नॉट ट्री, वी आर नॉट फिक्स्ड टू बाउंड विद सम पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर, प्लेस और वेदर। तो अगर लाइफ में कहीं ऐसा है कि आपकी सिचुएशन बहुत एडवर्स है, बहुत आपको ऑड्स फील करने पड़ रहे हैं, देन मूव ऑन टू सम न्यू प्लेस, न्यू पीपल, मे बी यू मे फाइंड अ बेटर फिट, और
बस यही है कि अपने पे विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। Things will work out. जी, थैंक यू मैम। Thank Pleasure you meeting so you, much. ma'am. Thank you so much. थैंक यू dear. मैम।